नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पॉलिटी के यूरोपीय पॉलिटिकल थिंकर के बारे में, जिसका पहला चैप्टर है कन्फ्यूशियसवाद। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कन्फ्यूशियसवाद के उद्देश्य, प्रस्तावना, उनका जीवन, पवित्र ग्रंथ, विषय दृष्टि, कन्फ्यूशियस का पंथ, मंदिर और उपासना पद्धति, यज्ञ अनुष्ठान और समारोह, मनुष्य की प्रकृति, नीतिशास्त्र, कन्फ्यूशियस का सामाजिक दर्शन, कन्फ्यूशियस का राजनीतिक दर्शन, कन्फ्यूशियस की शिक्षा, सारांश। तो आइए शुरू करते हैं। कन्फ्यूशियस का उद्देश्य। कन्फ्यूशियसवाद चीन की नैतिक और दार्शनिक पद्धति है। यह चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस 551 से लेकर के 479 ईसा पूर्व की शिक्षाओं से विकसित हुई है। यह मानवीय नैतिकता और सही आचरण पर केंद्रित है। यह नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक और चिंतन की वह जटिल पद्धति है जिसका पूर्व एशिया की सांस्कृतिक और इतिहास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। कन्फ्यूशियसवादी मूल्यों को सरकारी समर्थन मिलने के कारण इसे कुछ पूर्व एशियाई देशों का राष्ट्रधर्म माना जाता है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बात को समझ पाएंगे: कन्फ्यूशियस का जीवन, कन्फ्यूशियस के पवित्र ग्रंथ के बारे में, कन्फ्यूशियसवादी विश्व दर्शन, कन्फ्यूशियस के पंथ, यज्ञ अनुष्ठान और समारोह, नैतिक शिक्षाएं, सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन और शिक्षा दर्शन। आइए देखते हैं प्रस्तावना। कन्फ्यूशियस तो अन्य औपचारिक पद्धतियों, ताओवाद और बौद्ध धर्म के साथ चीन में सदियों से चिंतन का सबसे प्रभावी तंत्र रहा है और वर्तमान में यह चीनी सभ्यता का एक प्रमुख अंग है। इन तीनों का अपना धर्म और दर्शन है जो पूर्वजों, व्यक्तिगत और स्थानीय देवी देवताओं की उपासना पर केंद्रित है। चीनी धर्म का मुख्य उद्देश्य सामान्य रूप से मनुष्यों के बीच तथा मानव जाति और संस्कृति के बीच सद्भावना को बनाए रखकर पवित्रता को विकसित करने पर था। इसलिए कन्फ्यूशियस का ध्यान मुख्य रूप से मानव समाज में सामंजस्य स्थापित करना था। अतः उनका दर्शन व्यक्तिगत और सरकारी नैतिकता, सामाजिक संबंधों के दर्शन की एक पद्धति के रूप में विकसित हो गए, जिसे कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। कन्फ्यूशियस की शिक्षा और दर्शन ने चीनी, कोरियाई, जापानी, ताइवानी और वियतनामी चिंतन और जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। कन्फ्यूशियसवाद के लिए चीन के अनेक नाम दिए गए हैं। विद्वानों का संघ कहा गया है, विद्वानों के उपदेश कहे गए हैं, विद्वानों का चिंतन कहा गया है और कन्फ्यूशियस की शिक्षा। आइए अगले चैप्टर में देखते हैं कन्फ्यूशियस का जीवन। कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक और सामाजिक दार्शनिक थे। उनका जन्म 551 ईसा पूर्व में चीनी राज्य लू, आज के शांतुंग प्रांत का कुफू शहर में या उसके निकट कहीं पर हुआ था। कन्फ्यूशियस लोटनीकृत नाम है। उनका चीनी नाम कुंग फुट्स था, जिसका अर्थ है मास्टर कुंग। वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उनका जीवन काल सुकरात और प्लेटो के समय से ठीक पहले का माना जाता है। कन्फ्यूशियस एक संभ्रांत लेकिन निर्धन परिवार के थे। उनके पिता की मृत्यु तभी हो गई जब वह कन्फ्यूशियस 3 वर्ष के थे और उन्हें उनकी माता ने गरीबी में पाला था। कन्फ्यूशियस ने 19 वर्ष की आयु में एक युवती की क्वांग से विवाह किया। जब वे 20 वर्ष के थे तब उनकी पहली संतान कोंगला का जन्म हुआ। कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस ने एक गडेरिये, चरवाहे, क्लर्क और पुस्तक संरक्षक के रूप में भी काम किया था। 22 वर्ष की आयु में वे शिक्षक बन गए थे। जब वे 23 वर्ष के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया था। शीघ्र ही वे एक प्रसिद्ध शिक्षक बन गए। कई लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। नैतिक शिक्षा उनके शैक्षिक कार्यक्रम का मुख्य आधार थी। उन्होंने अपने शिष्यों को सरकार से सभी स्तरों पर अधिकारियों के रूप में काम करने की शिक्षा दी थी। कन्फ्यूशियस चाओ साम्राज्य के काल में जीवित थे। इस समय भूमि पर सामंती भूस्वामियों का आधिपत्य था। नैतिक और सामाजिक व्यवस्था का पतन हो रहा था। कन्फ्यूशियस ने सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने का एक ढंग निकाला। उनका मानना था कि नेताओं को प्राचीन साहित्य और दर्शन की शिक्षा देने से उनका सुधार हो सकता है। इसलिए वह एक ऐसा राजनीतिक रूप में प्रभावशाली पद चाहते थे
जहाँ से वे अपना सैद्धांतिक क्रिया को क्रियान्वित कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस ने लू में चीफ मजिस्ट्रेट के ओहदे तक तरक्की की और बाद में 50 वर्ष की आयु में वह न्याय मंत्री बन गए। इतिहासकारों के अनुसार पड़ोसी राज्य की को यह चिंता सताने लगी कि लू अत्यधिक शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिणाम स्वरूप की ने 100 अच्छे घोड़े और 80 खूबसूरत नर्तकियों को ड्यूक ऑफ लू के पास भेजकर इन सुधारों को बिगाड़ने का निर्णय लिया। ड्यूक विलास में डूब गया और 3 दिनों तक उसने अपने अधिकार कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। कन्फ्यूशियस लू के ड्यूक के दुर्व्यवहार और अनैतिक जीवन से अत्यधिक निराश हुए। उन्होंने विरोध में न्याय मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया और लू राज्य को छोड़ दिया। परंपरा के अनुसार कन्फ्यूशियस के त्यागपत्र के बाद उन्होंने उत्तर पूर्व और मध्य चीन के छोटे राज्यों की लंबी यात्राएं आरंभ कर दी। वे 13 वर्षों तक एक दूसरे से राज्य में घूमते रहे, लेकिन उन्हें निराशा ही हुई और हर जगह वह अपनी नैतिक चुनौतियों का प्रति उत्तर न मिल पाने से दुखी होते रहे। एनलेक्टस ने उन्हें उनके अंतिम वर्षों में शिष्यों की शिक्षाएं देने और पुराने ज्ञान को बढ़ाने के समय व्यतीत करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया। अपने पुत्र और प्रिय शिष्य दोनों की मृत्यु के दुखद से उन्होंने 72 या 73 वर्ष की आयु में उनकी भी मृत्यु हो गई। अब आते हैं पवित्र ग्रंथ। कन्फ्यूशियस धर्म ग्रंथ लगभग पूरी तरह मनुष्यों को समर्पित है। इसमें प्रतिष्ठित हस्तियों जैसे कन्फ्यूशियस और मेंसियस आदि की रचनाएं शामिल है और इसमें सभ्यता की उत्पत्ति तथा अच्छे शासन के लेकर इतिहास और आरंभिक साम्राज्य की आदि लेखों तक सीमित है। कन्फ्यूशियसवादी परंपरा के केंद्र में उसके धर्म ग्रंथ विशेष रूप से 5 क्लासिक और 4 पुस्तकें हैं। 5 क्लासिक में से पहला है द क्लासिक ऑफ चेंजेज, भविष्यवाणी पर ग्रंथों का संग्रह है। यह 64 हेक्सग्रामों पर आधारित है जो प्राकृतिक और सामंजस्य में यिन और यांग के बीच संबंध को दर्शाता है। द क्लासिक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यह ऐतिहासिक घटनाओं का अभिलेख है जो पारंपरिक रूप से चीन के भूतकाल को प्रस्तुत करता है तथा नैतिक व्यवहार के अच्छे शासन की पाठ प्रदान करता है। क्लासिक ऑफ पोएट्री, प्राचीन चोउ साम्राज्य की 305 कविताओं का और गीतों का संग्रह है। द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ली पर 3 पुस्तकें हैं। एक कन्फ्यूशियसवादी आत्म परिष्कार का उल्लेख है। द स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स, राज्य के इतिहास के उद्धरण जिसे कन्फ्यूशियस द्वारा संकलित माना जाता है। इनकी 4 पुस्तकें हैं। द एनालेक्ट्स, यह हनवंश के आगे के कैनन का भाग रहा है। यह कन्फ्यूशियस के अपने आदर्श समाज के नुस्खे का अभिलेख है। दूसरा है मेंसियस, यह कन्फ्यूशियस के उस एक मुख्य अनुयायी का कार्य है जिसने कन्फ्यूशियस की शिक्षा को सुप्ति ग्रहों में विस्तारित किया। तीसरा पुस्तक है द ग्रेट लर्निंग, यह सिखाता है कि विश्व में सौहार्द लाने के लिए पहला चरण व्यक्ति का परिष्कार है। चौथा पुस्तक है द डॉक्ट्राइन ऑफ द मीन, इसका मानना है कि ब्रह्मांड और मानव जाति के गंभीर प्रयास द्वारा ऐक्य स्थापित किया जा सकता है। चौथा चैप्टर है कन्फ्यूशियस की विश्व दृष्टि। कन्फ्यूशियस की विश्व दृष्टि। कन्फ्यूशियस महान चरम शक्ति अर्थात ताओ में यकीन रखते थे, जो स्वयं को मैं व्यक्ति आत्मा में या परिवर्तन में व्यक्त करता है। ताओ मैं का कारण है और येंग ऊर्जा तथा यिन एक निष्क्रिय रूप का उत्पादन करता है। इन और एंग को प्रतिबलों के क्षेत्र में ऊर्जा और तनाव के पूरक प्रतीकों के रूप में देखा जाता है। ताओ अथवा महान चरम शक्ति ब्रह्मांड का पहला कारण है। यह वह बल है जो पूरे जीवन में प्रवाहित होता है, लेकिन यह वैयक्तिक जीव नहीं है। कन्फ्यूशियसवादियों का मानना है कि ताई ची इन और एन के समेकित ऊर्जा जो ऊ ची यानी शून्य ऊर्जा से विकसित हुई है और विभिन्न रूपों में रूपांतरित की जा सकती है, चरम शक्ति कहलाएगी। संपूर्ण ऊर्जा और ज्ञान का चरम स्रोत ताओ कहलाता है, जो सीमाओं के बिना समय और काल में सतत रूप से निष्पादित होता रहता है। यह अनंत निराकार और प्रदीप्त है।
कन्फ्यूशियसवाद में इन और एंग को तंत्र को ब्रह्मांड को समझाने के एक तरीके के रूप में लिया गया है। यह विशुद्ध सापेक्ष तंत्र है। कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु या परिघटना के सापेक्ष ही इन या एंग हो सकती है और सभी वस्तुओं को सिर्फ एक दूसरे के संदर्भ में समझा जा सकता है। इन और एंग ब्रह्मांडीय बल के नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांत हैं। चीन के एंग एक साथ मिलकर ताओ बनाते हैं। ताओ स्वर्ग और पृथ्वी का शाश्वत सिद्धांत है। सभी चीज़ों, मनुष्य और दिव्य की उत्पत्ति का कारण है। ताओ से ची उत्पन्न होता है। ताओ के कारण परिवर्तन संभव है। परिवर्तन इन और एंग की गति को कारण के एक रूपांतरकारी प्रक्रिया है। परिवर्तन में सततता की धारणा होती है। परिवर्तन स्वयं अपरिवर्तनीय है। कन्फ्यूशियस का पंथ, मंदिर और उपासना पद्धति क्या है? चैप्टर नंबर 5। कन्फ्यूशियसवाद का चीनी संस्कृति पर सबसे सशक्त और प्रबल प्रभाव पड़ा। समय के साथ कन्फ्यूशियस एक संत के रूप में सम्मान होने लगा और कन्फ्यूशियस के मंदिर पूरे चीन में प्रतीक चिन्हों के रूप में बनाए गए। इनमें से कुफू, जो कि कन्फ्यूशियस का गृह नगर था, का मंदिर सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा है। इसे 478 ईसा पूर्व में कन्फ्यूशियस की मृत्यु के एक वर्ष बाद लू राज्य के ड्यूक एई के द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि कन्फ्यूशियस के आवास को उनकी पूजा और यज्ञ आदि के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। इस मंदिर के समय के साथ तब तक निरंतर 2000 से अधिक वर्षों तक विस्तार किया जाता रहा, जब तक कि यह एक विशाल परिसर में नहीं बदल गया। यह मंदिर वर्तमान में भी मौजूद है। कन्फ्यूशियस के पंथ को समर्पित राष्ट्र मंदिरों का विकास उनकी कृत्रिम संत घोषणा का परिणाम है। 1195 ईसा पूर्व में हन वंश के संस्थापक हन गाओ जू ने कुफू में कन्फ्यूशियस के मकबरे पर उनकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया था। कन्फ्यूशियस और उनके प्रमुख शिष्य एन हुई की आत्मा के लिए अनुष्ठान इंपीरियल यूनिवर्सिटी में 241 में शुरू किया गया था। कन्फ्यूशियस का राष्ट्रपंथ कन्फ्यूशियस के मंदिरों में कन्फ्यूशियस की आत्मा के लिए अनुष्ठान करने पर केंद्रित था। कन्फ्यूशियस की उपासना के साथ साथ कन्फ्यूशियस के मंदिरों में 4 संबद्धजनों, 12 दार्शनिकों और इतिहास में दर्जन कन्फ्यूशियस के अन्य शिष्य के और विद्वानों का भी सम्मान किया जाता था। तथापि पूजा की जाने वाली हस्तियों की संख्या और संयोजन समय के साथ साथ परिवर्तित और विकसित होते गए। धार्मिक अनुष्ठान और समारोह, चैप्टर नंबर 6। कन्फ्यूशियस मानव केंद्रित धर्म है। यह प्रार्थना अथवा भविष्यवाणी की अपेक्षा अनुष्ठानों पर अधिक केंद्रित है। कन्फ्यूशियसवादी रीतियों के यज्ञीय अनुष्ठान इसलिए सबसे अधिक आधारभूत हैं क्योंकि अन्य सभी इस पर आधारित है। कन्फ्यूशियस यज्ञीय अनुष्ठानों के उन दिव्य जनों को समर्पित करते हैं जिनका मानव जीवन के साथ लाभदायक संबंध है। इन दिव्य अस्तित्वों में सबसे ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी है। इनमें सूर्य, चंद्रमा और तारों को भी इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वे प्रकाश देते हैं। साथ ही पवन, बादल, तड़ित पर्वत, नदियां और समुद्रों को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वे भोजन और अन्य उत्पादों का उत्पादन में सहायता करते हैं। अभिभावकों और पूर्वजों को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने मनुष्यों की वर्तमान पीढ़ी को जन्म दिया और पाला है। तथा संतों और राजाओं को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के लिए आदर्श रूपों को बनाया है। उन दिव्य अस्तित्वों के लिए समर्पित यज्ञ अनुष्ठान के सामुदायिक भोज उनका अभिन्न भाग है। मनुष्य की प्रकृति, चैप्टर नंबर 7। कन्फ्यूशियसवादी दर्शन इस आधारभूत मान्यता पर बना है कि मनुष्य मूल रूप से अच्छा होता है। एनालक्टस के अनुसार मास्टर ने कहा, क्या अच्छाई वास्तव में बहुत दूर है? यदि हम वास्तव में अच्छाई चाहते हैं तो हमें यह पता करना चाहिए कि वह हमारे पास ही थी। कन्फ्यूशियस के शिष्य मेंसियस ने यह कहते हुए इसकी व्याख्या की कि जिस प्रकार जल प्राकृतिक रूप से नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार मानव स्वाभाविक रूप से सदैव अच्छाई की ओर झुकता है। यह जन्मजात अच्छाई शिक्षा, आत्मबोध और अनुशासन से विकसित की जा सकती है। 6 कलाओं का अध्ययन, जिनमें समारोह, संगीत, तीरंदाजी, रथ चलाना, लेखन और गणित शामिल है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं।
यद्यपि मानव को मूलतः अच्छा मानते हुए भी कन्फ्यूशियस ने सांसारिक वास्तविकता को स्वीकार करते हुए यह संभावना पर पर्याप्त संशय प्रदर्शित किया कि क्या कभी कोई व्यक्ति वास्तव में भद्रजन के स्तर को प्राप्त कर सकता है। कन्फ्यूशियस ने कहा, मैंने अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो वाकई अच्छाई के लिए परवाह करता हो, न ही कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो वाकई धृष्टता के लिए घृणा करता हो। उन्होंने स्वयं के लिए कहा कि दिव्य संत या अच्छा मनुष्य होने का दावा मेरे लिए बहुत दूर की बात है। मास्टर ने कहा कि वास्तविक रूप से भला आदमी बनने के 3 तरीके होते हैं। मैंने इनमें से किसी को भी सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया। यद्यपि यदि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है तो हम उसे क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे लिए स्वाभाविक है। कन्फ्यूशियस के अनुसार नीति शास्त्र। कन्फ्यूशियस की शिक्षा में 3 मुख्य सिद्धांत ली, ई और रेन पर बल दिया जाता है। ली के बारे में पढ़ते हैं। ली शब्द के अनेक अर्थ हैं, जिन्हें प्रायः मर्यादा, सम्मान, रीति या आचरण की आदर्श स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे ही कन्फ्यूशियस ने धार्मिक, नैतिक और सामाजिक आचरण के आदर्श स्थिति माना। ली जीवन के 3 प्रमुख संकल्पनाओं पहलुओं पर आधारित है। ये पहलू हैं विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं और पूर्वजों के लिए यज्ञों से संबंधित समारोह, सामाजिक और राजनीतिक संस्थान तथा दैनिक व्यवहार के शिष्टाचार। कन्फ्यूशियस के अनुसार ली को मर्यादित रीतियों या अच्छे आचरणों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ली की अवधारणा यह निर्धारित करती है कि किसी दिए गए संबंध में आप कैसे आचरण करते हैं। दूसरे शब्दों में, ली को व्यक्ति की नैतिकता के रूप में देखा जा सकता है। व्यक्ति की नैतिकता इसके लिए उत्तरदायी होती है कि वह व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में कैसा आचरण या प्रतिक्रिया करता है और साथ ही वह किस प्रकार दुनिया को देखता है। कन्फ्यूशियस ने समाज के सामंजस्य के लिए ली की अनिवार्यता की वकालत की है। ली की व्याख्या पूरे कन्फ्यूशियसवादी दर्शन में विभिन्न ढंगों से की गई है। कन्फ्यूशियस दर्शन के संस्थापक मानते हैं कि ली को प्राप्त करने से पहले व्यक्ति को सच्चाई का भाव होना चाहिए और उसे अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। यह मान्यता की सद्गुण नैतिकता का आधार है और अधिक व्यापक होकर पूरे समाज में लागू होती है। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं बताती है कि जीवन के प्रति सरल, निष्पक्ष और अहंकार रहित सोच नैतिकता का आधार है। अपने प्रति निष्ठावान होने से शुरू करते हुए ली, जैसा कि उसे कन्फ्यूशियसवादी नैतिकता के सिद्धांत में समझाया गया है, को कुछ लोग स्वर्ग से उत्पन्न हुआ मानते हैं, परंतु कन्फ्यूशियस का मत है कि सूक्ष्म तथा उनसे अधिगम ने मानव इतिहास में ली के विकास के लिए संतों के कार्यों पर ज़्यादा जोर दिया तथा उसके स्वर्ग से संबंध पर कम जोर दिया। ली पर उनकी चर्चाएं व्यक्तियों द्वारा आदर्श समाज बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं को मुख्यतः पुनर्परिभाषित करती है, न कि उनकी रीति रिवाज या धार्मिक अनुष्ठानों के प्रतिपादन की प्रतिबद्धताओं को। कन्फ्यूशियस की आरंभिक परंपरा में ली यद्यपि कार्य की पारंपरिक रूपों से संबंध हैं, लेकिन यह मुख्यतः नैतिक, सामाजिक ताने बाने को बचाने रखने वाले नियमों तथा नैतिक अच्छाई के उल्लंघन के मध्य संतुलन बनाए रखता है। ये अवधारणा उचित समय पर उचित कार्य करने के बारे में है और इस मान्यता से जुड़ी है कि प्राचीन संतों ने ली के विकास के लिए जो प्रशिक्षण निर्धारित किया था वह लोगों में सद्गुण को उत्पन्न करता है। इस प्रशिक्षण में यह नैतिक निर्णय शामिल है कि ली को किन परिस्थितियों में अपनाया जाना चाहिए। अब आते हैं ई के बारे में। आरंभिक कन्फ्यूशियस में ई और ली निकटतम रूप से संबद्ध रहे हैं। ई को सदाचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तथापि इसका अर्थ मात्र इतना भर किया जा सकता है कि किसी दिए गए संदर्भ में नैतिकता से क्या करना श्रेष्ठ होता है। यह शब्द स्वहित में किए गए कार्य का विरोधी है। यद्यपि अपने हित को पूरा करना आवश्यक रूप से बुरा नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने जीवन को भी ई के द्वारा प्रस्तावित बृहद भलाई को बढ़ाने के लिए बने पथ का अनुसरण करने में लगाए तो वह स्वयं को एक बेहतर और अधिक सदाचारी व्यक्ति बना सकता है। यहाँ इसका अर्थ है कि सही कारण से सही कार्य करना। प्रायः इस शब्द का उपयोग व्यक्तिगत लाभ या हित के विरोध के लिए किया जा सकता है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है अहंकार के विपरीत व्यवहार का सही सिद्धांत। यह कुछ न्याय के सिद्धांत जैसा है, अर्थात व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए के समान है। ये मूलतः पारस्परिक
नैतिकता पर आधारित है। अब आते हैं रेन के बारे में। जिस प्रकार ली के द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को ई के संगत होना अनिवार्य है, उसी प्रकार ई का रेन के मूल्य से जुड़ा होना चाहिए। रेन दूसरों के प्रति अपने दायित्व को पूरी तरह से पूरा करने का सद्गुण है। इस सद्गुण को अधिकतर परोपकार या मानवता या भलाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसके लिए जो अन्य अर्थ दिए गए हैं उनमें प्राधिकारता और निस्वार्थ शामिल है। कन्फ्यूशियस का नैतिक दर्शन ईश्वरीय विधान के नियमों के बजाय सहानुभूति और दूसरों को समझने, रेन की अपनी स्वायत्ता प्रतिक्रिया विकसित करने, जिसमें यह अंतः प्रज्ञ से कार्य का मार्गदर्शन ई के नियमों के अनुरूप जीने से भी बेहतर ढंग से कर सके, पर आधारित है। रेन को कन्फ्यूशियस के एक दूसरे स्वर्णिम नियम के आधार पर अधिक अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। इस नियमानुसार आपको दूसरों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। इस कन्फ्यूशियसवादी मत के सद्गुण अन्य लोगों के साथ सौहार्द बनाए रखने पर आधारित है। यह सौहार्द नैतिक आचरण के जरिए अपने और दूसरों के हितों को बढ़ती समरूपता द्वारा निर्मित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में कन्फ्यूशियस ने स्वर्णिम नियम के शुरुआती स्वरूप को इस प्रकार व्यक्त किया। कहा कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते वह आपको किसी और के लिए नहीं करना चाहिए। जिसे आप अपने लिए वांछनीय समझते हैं उसे आपको दूसरों को दे सकने की भी इच्छा रखनी चाहिए। शब्द रेन का उपयोग बुक ऑफ पोएट्री में महान खोजियों के लिए किया गया है। अपने सुक्ति संग्रहों में अभिलिखित विभिन्न कथनों में से रेन की पहचान करने वाली 2 टिप्पणियां मौलिक है: मानव जाति से प्रेम करना और ली को और वापसी। कन्फ्यूशियस कभी कभी रेन को चतुराई, ईमानदारी, सच्चाई, साहस आदि के साथ एक विशेष गुण के रूप में देखते हैं। प्रेम के रूप में रेन उस भावना पर आधारित है जो किसी को अपने अभिभावक और भाइयों के प्रति होती है। संतानीय धर्मनिष्ठा और भातृ प्रेम रेन के आधार हैं। संतानीय प्रेम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्फ्यूशियस का मानना है कि अपने अभिभावकों के प्रति श्रद्धा और प्रेम ही मनुष्यों को माता पिता और बच्चों के बीच पदानुक्रमी संबंध और अभिभावकों के अधिकार को स्वीकार करने का इच्छा बनाता है। प्रेम के रूप में रेन संतानीय प्रेम के मूल आधार का विस्तार है। यह विस्तार परिवार के पदानुक्रम और भाईचारे के संबंध को व्यापक समाज में स्थानांतरित करने में निहित है। जिस प्रकार एक अच्छा पिता एक अच्छा शासक होता है, इसी प्रकार एक अच्छा बेटा एक अच्छी प्रजा होता है। रेन का व्यक्ति अभिभावकों को प्रेम करने लगता है और फिर धीरे धीरे प्रेम के दायरे को बढ़ाता जाता है। अतः यह निश्चय कि रेन का अर्थ मानव जाति से प्रेम करना है, ली पर लौटने के मूल आधार को उचित ठहराता है। जब कन्फ्यूशियस दावा करते हैं कि रेन ली पर वापसी है, तो वह प्रत्येक व्यक्ति से यह कहते हैं कि सामाजिक मूल्यों के अनुरूप आचरण करें और इस प्रकार उस समाज या परंपरा में स्वीकार्य और सम्मानीय बने जिसके वे सदस्य हैं। रेन का व्यक्ति सबसे पहले ऐसा सामाजिक व्यक्ति होता है जो नैतिक गुणों से युक्त होता है। रेन का सिद्धांत एक और महत्वपूर्ण अवधारणा से निकट रूप से संबंधित है, चुंतजू अर्थात एक वास्तविक सज्जन व्यक्ति का विचार। यह वह व्यक्ति है जो उच्चतम नैतिक मानदंडों के अनुरूप जीता है। सज्जन व्यक्ति 5 सद्गुणों को प्रदर्शित करता है: आत्मसम्मान, उदारता, निष्कपटता, अस्थायित्व और परोपकारिता। उसके संबंधों को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है: एक बेटे के रूप में वह हमेशा पितृभक्त रहता है और पिता के रूप में वह न्याय संगत और दयालु होता है। एक अधिकारी के रूप में वह निष्ठावान और ईमानदार होता है। एक पति के रूप में वह सदाचारी और यथाप्रिय होता है, और एक मित्र के रूप में वह ईमानदार और व्यवहार कुशल होता है। 5 संबंध। कन्फ्यूशियसवाद 5 मूल मानव संबंधों की बात करता है। 5 तत्वों के सिद्धांत से प्रतीत होता है कि 5 संबंध वो लून होना चाहिए। कन्फ्यूशियस का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ उनके संबंध के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा और समाज में स्थान रखेगा तो मानव समाज स्थिर और सौहार्दपूर्ण होगा। कन्फ्यूशियस ने देखा कि ये 5 प्रमुख मानव संबंध ली या मर्यादा द्वारा शासित होने चाहिए। ये संबंध है राजा और प्रजा, पिता और पुत्र, पति और पत्नी, बड़ा भाई और छोटा भाई, मित्र से मित्र।
और आगे आते हैं पारस्परिकता। सुई या पारस्परिकता को 5 संबंधों में निम्न प्रकार से देखा जाता है। पहला, शासकों में परोपकारिता, मंत्रियों में प्रजा के में निष्ठा, पिता में दयालुता और पुत्र में संतानीय भक्ति, पति में मर्यादित आचरण, पत्नी में आज्ञाकारिता, सबसे बड़े पुत्र में सज्जनता, छोटे भाई बहनों में विनम्रता और सम्मान, मित्रों में एक दूसरे के प्रति मानवीय विचारशीलता। सभी संबंधों में वरिष्ठ सदस्य पिता, पति आदि का कर्तव्य है कि वह कनिष्ठ सदस्य अर्थात पुत्र, पत्नी आदि के प्रति परोपकारी और देखभाल करने वाला हो। आज्ञा का पालन करना कनिष्ठ सदस्य का दायित्व है। इसका एकमात्र अपवाद मित्र और मित्र के बीच संबंध हो सकता है। इसमें वस्तुतः समानता सम्मिलित होती है, यद्यपि यह समानता तभी संभव है जब उनमें से एक बड़ा और दूसरा छोटा न हो, क्योंकि ऐसा होना इस रिश्ते को बड़े और छोटे भाई के बीच के रिश्ते में बदल देता है। कन्फ्यूशियसवाद और 6 संबंधों की भी बात करता है। इन्हें व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों का आधार माना जाता है और सभी 6 माता पिता बच्चों के बीच मौलिक संबंध पर आधारित हैं। अतः ये सभी उस संतानीय भक्ति के विविध रूप हैं जो बच्चों की अपने माता पिता के प्रति होती है। 6 संबंधों के इस प्रकार में शिक्षक के प्रति सम्मान पर अत्यधिक बल दिया जाता है। कन्फ्यूशियस कहते हैं, जब कोई व्यक्ति एक दिन के लिए आपका शिक्षक होता है तो आपको शेष जीवन भर उसके साथ अपने पिता के समान आचरण करना चाहिए। संतानीय भक्ति। कन्फ्यूशियस और उसके अनुयायियों के लिए पिता और पुत्र के बीच संबंध सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। संतानीय भक्ति एक प्रमुख सद्गुण है। कन्फ्यूशियस ने अपने दर्शन में अग्र 4 वर्गों की धारणा का भी समावेश किया है: विद्वान, किसान, शिल्पकार और सबसे नीचे व्यापारी। यहाँ 2 बात ध्यान आकर्षित करती है: किसानों का स्थान और योद्धाओं की अनुपस्थिति। कन्फ्यूशियसवाद में युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि यदि हर व्यक्ति अपनी भूमिका का उचित निर्वहन करेगा तो युद्ध नहीं होगा। जहाँ युद्ध है वहाँ कन्फ्यूशियसवाद नहीं है। चीन ने कभी भी योद्धाओं का उस तरीके से महिमा मंडन नहीं किया जैसे जापान और यूरोप ने किया है। साथ ही वर्ग क्रम में किसानों को दूसरे स्थान पर रखा गया है, क्योंकि वे भोजन प्रदान करते हैं जिसका आवश्यक अन्य सभी को जीने के लिए होती है। कन्फ्यूशियस मानते हैं कि शिल्पकार कम से कम उपयोगी वस्तुएं तो बनाते हैं, इसलिए सम्मानीय हैं, लेकिन व्यापारियों को वे परिजीवियों के रूप में देखते हैं, जिनका उनके दृष्टिकोण से एकमात्र उद्देश्य दूसरे के श्रम पर जीना है। अगला है कन्फ्यूशियस का सामाजिक दर्शन, चैप्टर नंबर 9। कन्फ्यूशियस का सामाजिक दर्शन काफी हद तक रेन, करुणा अथवा दूसरे के प्रेम से इर्द गिर्द घूमता है। दूसरों के लिए कुत्सित और दोषपूर्ण सरोकार को विकसित करना या व्यवहार में लाना स्वयं में निंदनीय है। इसका अर्थ है कि आपको घुमा फिरा कर या अनुग्रहपूर्ण तरीके से बात करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक गलत प्रभाव निर्मित करता है और आत्म प्रशंसा की ओर ले जाता है। इसके विपरीत जिन्होंने रेन की विकसित कर लिया वे आचरण में सरल और कम बोलने वाले होते हैं। कन्फ्यूशियस के लिए दूसरों के लिए ऐसे सरोकार को स्वर्णिम नियम के रूप में अभ्यास से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो आप अपने लिए नहीं पसंद करते हैं और दूसरों के साथ मत कीजिए। चूँकि आप स्वयं मान प्रतिष्ठा चाहते हैं तो दूसरों को भी उसे प्राप्त करने में सहायता कीजिए। चूँकि आप स्वयं सफलता की कामना करते हैं तो दूसरों को भी उसे प्राप्त करने में सहायता कीजिए। उन्होंने माता पिता और बड़े भाई बहन के लिए श्रद्धा के होने को अपने हितों की अपेक्षा दूसरों के हितों को बढ़ावा देने का सबसे मूल तरीका माना है और यह सिखाया कि इस प्रकार का परोपकार सिर्फ उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने आत्म अनुशासन सीख लिया है। आत्म संयम सीखने में रीति रिवाजों और मर्यादा के नियमों का अध्ययन और उनमें दक्षता प्राप्त करना शामिल है। इनके माध्यम से व्यक्ति बड़ों के लिए सम्मान व्यक्त करता है और समाज में अपनी भूमिका इस प्रकार निभाता है कि वह स्वयं सम्मान और प्रशंसा का हकदार बन जाता है। मर्यादा के लिए सरोकार में वह सभी कुछ सम्मिलित होना चाहिए जैसा कोई कहता है या करता है। धार्मिक अनुष्ठान की अवज्ञा में कुछ मत देखिए, धार्मिक अनुष्ठान की अवज्ञा में कुछ मत सुनिए, धार्मिक अनुष्ठान की अवज्ञा में कुछ मत कहिए, धार्मिक अनुष्ठान की अवज्ञा में हाथ पैर मत हिलाइए। स्वयं को धार्मिकता के लिए प्रेरित करने का अर्थ है अपनी इच्छाओं को दमन करना, बल्कि यह सीखना कि किसी प्रकार अपनी इच्छाओं का अपने परिवार और समुदाय की आवश्यकताओं के साथ मेल किया जा सकता है। कन्फ्यूशियस और उनके अनेक समर्थकों ने सिखाया कि
इच्छाओं का अनुभव करके हम सामाजिक ढांचे के मूल्य को समझ सकते हैं तथा इसी से एक व्यवस्थित समाज की रचना संभव बनती है। कन्फ्यूशियस के धार्मिक विचार का अर्थ यह नहीं था कि वह समयनिष्ठ अनुष्ठान करता है जो सोचता है कि पूजा के अनुष्ठान और सामाजिक आदान प्रदान को हर कीमत पर सही तरीके से करना चाहिए। इसके विपरीत कन्फ्यूशियस ने सिखाया कि यदि किसी में कल्याण और दूसरों के हितों का गहन बोध नहीं है तो उसके धार्मिक अनुष्ठानों का कोई अर्थ नहीं है। समान रूप से कन्फ्यूशियस इस बात पर भी जोर देते हैं कि अनुष्ठानों को महज एक धार्मिक कृत्य नहीं समझना चाहिए बल्कि उन्हें पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। कन्फ्यूशियस मृतकों के लिए इस प्रकार यज्ञ करते थे मानो वे उपस्थित हैं। वह आत्माओं के लिए इस प्रकार यज्ञ करते थे मानो आत्माएं उपस्थित हैं। मास्टर ने कहा कि मेरा यज्ञ में न उपस्थित होना ऐसा है जैसे यज्ञ हुआ ही नहीं। जहाँ धार्मिक कृत्यों का सरोकार परिवार और कुल के अत्यधिक संकीर्ण संबंधों से होता है वही रेन का व्यापक रूप से व्यवहार किया जाता है और यह सभी लोगों के सार्थक आपके परस्पर संबंध को बताता है। कन्फ्यूशियस ने सत्ता संपन्न लोगों को सचेत किया कि उन्हें अपनी प्रजा के सबसे निचले तबके के लोगों का भी उत्पीड़न नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें हल्के में लेना चाहिए। आप भले ही तीनों सेनाओं के कमांडरों को झुका दें लेकिन आप साधारण किसान को उसके विचारों से विलग नहीं कर सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने दूसरे से प्रेम करने को एक आह्वान और एक मिशन माना है जिसके लिए प्रत्येक को मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कन्फ्यूशियस का राजनीतिक दर्शन चैप्टर नंबर 10। कन्फ्यूशियस का राजनीतिक दर्शन का आधार भी उनकी यह मान्यता थी कि राजा को आत्म अनुशासन सीखना चाहिए, उसे प्रजा को अपना उदाहरण प्रस्तुत करके निर्देश देना चाहिए और उनके साथ प्रेम और निजी सरोकार के साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि लोगों को कानून से बांधा जाएगा और उनके बीच एकरूपता का प्रयास सजा द्वारा किया जाएगा तो सजा से बचने का प्रयास करेंगे और उनमें कोई शर्म की भावना नहीं होगी। यदि उनके सद्गुणों के लिए प्रेरित किया जाएगा और उनके बीच एकरूपता धार्मिक मर्यादा का आचरण द्वारा लाने का प्रयास किया जाएगा तो उनमें शर्मिंदगी की भावना भी होगी और वे अपनी इच्छा से आपके पास आएंगे। कन्फ्यूशियस के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके समय की राजनीतिक संस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। उन्होंने इस राजनीतिक पतन के कारण का उस शासक वर्ग और कन्फ्यूशियस के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके समय की राजनीतिक संस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। उन्होंने इस राजनीतिक पतन का कारण उस शासक वर्ग एवं अधीनस्थ वर्ग को माना जो अपने अपने स्थान पर गलत ढंग से विराजमान थे, जबकि उनमें अपने पद को धारण करने की योग्यता भी नहीं थी। कन्फ्यूशियस के शब्दों में अच्छा शासन राजा के राजा होने, मंत्री के मंत्री होने, पिता के पिता होने और पुत्र के पुत्र होने में है। यदि मैं अपने लिए किसी पद का दावा करूं और उन विभिन्न पदानुक्रमी संबंधों में भागीदारी करने का प्रयास करूं जिनके लिए मैं हकदार हूं, तो मुझे उस पद की गरिमा को बनाए रखना होगा जिसका मैं अपने लिए दावा करता हूं। अच्छे शासन के लिए राजा की सोच और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। जी कैंगजी के साथ बातचीत में कन्फ्यूशियस ने सलाह दी, यदि आपकी इच्छा शुभ की है तो लोग अच्छे होंगे। राजा का नैतिक आचरण पवन की तरह है, उसके अधीन लोगों का आचरण घास की तरह है। जब पवन चलती है घास झुक जाती है। कन्फ्यूशियस के लिए अच्छे शासन की पहचान सद्गुण के होने से होती है। उन्होंने इसे एक प्रकार के नैतिक शक्ति माना है जो आपके द्वारा बिना बल प्रयोग के लिए लोगों के समर्थन प्राप्त करने को संभव बनाता है। ऐसा सद्गुण राजा को अपने राज्य में स्वयं को परेशान किए बिना अपने निष्ठावान और प्रभावी अधीनस्थ कर्मचारियों पर भरोसे के द्वारा अच्छी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम बनाता है। कन्फ्यूशियस ने दावा किया है कि जो व्यक्ति अपने सद्गुणों के द्वारा शासन करता है उस एक ध्रुव तारे की भांति है जो अपने स्थान पर अडिग रहता है और अन्य सभी छोटे तारे उसे सम्मान देते हैं। इस राजसी सद्गुण को ली या धार्मिक अनुष्ठानों यानी वे समारोह जो प्राचीन चीनी अमी जाति वर्ग के जीवन को परिभाषित करते थे को व्यवहार में लाकर विकसित और बनाए रखा जा सकता है। कन्फ्यूशियस और शिक्षा चैप्टर नंबर 11।
कन्फ्यूशियस के विचारों का मुख्य बिंदु शिक्षा और अध्ययन पर जोर देना था। उन्होंने उन लोगों की निंदा की जिनका विश्वास स्वाभाविक ज्ञान या अंतःप्रज्ञा में था, और तर्क किया कि विषय की वास्तविकता समझ लंबे और सचेत अध्ययन से आती है। कन्फ्यूशियस के लिए अध्ययन का अर्थ एक अच्छे शिक्षक की तलाश करके उसकी बातों और कार्यों का अनुसरण करना होता है। अच्छा शिक्षक कोई ऐसा उम्रदराज व्यक्ति होता है जो पूर्व काल के तरीकों और प्राचीन काल की प्रथाओं का जानकार होता है। यद्यपि कभी कभी वे अत्यधिक चिंतन और ध्यान से बचने के लिए सचेत भी करते हैं। कन्फ्यूशियस की स्थिति पढ़ने और जो सीखा है उस पर मनन करने के बीच संतुलन को प्रतीत होती है। वह जो पढ़ता है और उस पर विचार नहीं करता है उसका अध्ययन व्यर्थ है। वह जो सोचता है लेकिन सीखता नहीं है और भी अधिक खतरे में रहता है। स्वयं कन्फ्यूशियस को कुल मिलाकर 3000 विद्यार्थियों को शिक्षित करने का श्रेय जाता है। यद्यपि उनमें से केवल 70 ने उनकी सिखाई कलाओं में पूर्ण महारत हासिल की थी। कन्फ्यूशियस एक किसी भी व्यक्ति को पढ़ाने के इच्छुक थे, भले ही उसकी सामाजिक हैसियत कुछ भी हो, जो पढ़ने के इच्छुक हो और अथक परिश्रम कर सके। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को नैतिक सही आचरण, शासन और परिष्कृत कलाओं की शिक्षा दी। यद्यपि उन्होंने 6 कलाओं धार्मिक अनुष्ठान, संगीत, तीरंदाजी, रथ चलाना, सुलेख और अभिकलन पर भी विचार किया, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे नैतिकता को सबसे महत्वपूर्ण विषय मानते थे। कन्फ्यूशियस की शिक्षण की विविधता विशिष्ट थी। वे कभी भी विषय पर लंबा भाषण नहीं देते थे, बल्कि वे प्रश्न पूछते थे, प्राचीन ग्रंथों में गद्यांश पढ़ते थे अथवा उपयुक्त समयानुमानों का उपयोग करते थे और अपने विद्यार्थियों के सही उत्तर पर पहुंचने का इंतजार करते थे। मैं सिर्फ जिज्ञासा पैदा करता हूं और जोश जगाता हूं। यदि मैं एक कोना थाम लूं और विद्यार्थी अन्य 3 कोनों से मुझ तक वापस न पहुंच सके तो मैं पाठ को आगे नहीं बढ़ाता। यह कथन है कन्फ्यूशियस का। अब आते हैं सारांश, मतलब कुल मिलाजुलाकर कन्फ्यूशियसवाद क्या है, आइए एक पैराग्राफ में देखते हैं। यद्यपि कन्फ्यूशियसवाद में पूर्वजों की पूजा, पूर्वजों आत्माओं के लिए अनुष्ठान और एक अभूतपूर्व नक्षत्रीय देवता की पूजा और प्राचीन राजाओं और स्वयं कन्फ्यूशियस। सारांश, यद्यपि कन्फ्यूशियस में पूर्वजों की पूजा, पूर्वज आत्माओं के लिए अनुष्ठान और एक अभूतपूर्व नक्षत्रीय देवता की पूजा और प्राचीन राजाओं या स्वयं कन्फ्यूशियस का देवीकरण सम्मिलित हो सकते हैं, तथापि इन सभी विशेषताओं को कन्फ्यूशियस से काफ़ी पहले स्थापित प्राचीन गैर कन्फ्यूशियसवादी चीनी मान्यताओं में भी देखा जा सकता है। सामान्य रूप से कहे तो कन्फ्यूशियसवाद को चीनी या पूर्व एशिया के लोगों द्वारा एक धर्म नहीं माना जा सकता है। इस सोच के पीछे अनेक धर्मों में व्याप्त अंधविश्वास, अतार्किकता या आधुनिकता से निपटने में असमर्थता को माना जा सकता है। बौद्ध धर्म में मानने वाले अनेक लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म एक धर्म नहीं बल्कि दर्शन है और यह आंशिक रूप से धर्म के प्रचलित नकारात्मक मत की प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार कन्फ्यूशियस ने माना कि कन्फ्यूशियसवाद एक धर्म नहीं बल्कि एक नैतिक संहिता या दार्शनिक विश्व दृष्टि है। गैर पश्चिमी चिंतन में धर्म और दर्शन के बीच कहीं अधिक धुंधली रेखा है। अधिकांश पश्चिमी विभेद वास्तव में अपेक्षाकृत आधुनिक परिघटना है जो पश्चिमी यूरोप के प्रबोधन काल की विशिष्टता है। धर्म की सबसे विद्वत और व्यापक परिभाषाओं में यह अंतर सांस्कृतिक अंतर के कारण है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कन्फ्यूशियसवाद पश्चिमी मानकों के अनुसार एक धर्म नहीं है, लेकिन यह पूर्व एशियाई अर्थ में एक धर्म है। यदि धर्म परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक इकाइयों की पूजा है तो उत्तर यही होना चाहिए कि कन्फ्यूशियसवाद धर्म नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यदि धर्म को एक आस्था की पत्ती के रूप में परिभाषित किया जाए जिसमें नैतिक स्थितियां, दैनिक जीवन के लिए दिशा निर्देश, मानवता का व्यवस्थित दृष्टिकोण और ब्रह्मांड में उसका स्थान आदि शामिल हो तो कन्फ्यूशियसवाद निसंदेह धर्म है। ऐसी अनेक महत्वपूर्ण अवधारणाओं की भांति ही धर्म की परिभाषा भी काफ़ी विवादास्पद है। मुख्य शब्द नीतिशास्त्र में मूल्य वस्तुओं का एक गुण है जिसमें भौतिक वस्तुओं के साथ साथ अमूर्त वस्तुएं सम्मिलित हैं। इसके माध्यम से वस्तुएं अपने महत्व के स्तर को प्रदर्शित करती है। यह मूल्य का अर्थ है। सद्गुण और मूल्य, सद्गुण को मूल्यों के व्यापक संदर्भ में रखा जा सकता है। सद्गुण में ऐसे ही निहित मूल्य या मौलिक मूल्यों का मेल है
जो हमारी मान्यताओं, विचारों अथवा मतों के तंत्र में योगदान देता है। अन्य पुस्तकें और संदर्भ: एंडरसन, नॉर्मन सर, दी वर्ल्ड रिलीजन्स, लंदन इंटरवर्सिटी प्रेस, चैन वाशिंगटन, कन्फ्यूशियस थॉट, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन, मर्सिया एलियड, न्यूयॉर्क मैकमिलियन पब्लिशिंग कंपनी 1987। मतलब इन किताबों का संदर्भ लेकर के यह किताब लिखा गया है। ठीक है, तो कन्फ्यूशियसवाद का यह रहा संपूर्ण विश्लेषण। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो किस यूरोपीय विचारक पे लाया जाए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको एक बार फिर अवगत करा दें कि NTA UGC नेट की परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस से यह यूरोपीय राजनीतिक विचारक के प्रथम चैप्टर का प्रथम यूरोपीय राजनीतिक विचारक का विचार प्रस्तुत है। धन्यवाद।